हेलो गाइस, वेलकम टू साइंस पॉइंट। मेरा नाम आकाश कुमार है और आप लोग इससे जानते हैं कि जैक बोर्ड का जो सैंपल पेपर है वो रिलीज हो चुका है। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स का क्वेरीज की वजह से हमने सोचा कि जो सैंपल पेपर है उसका सॉल्यूशन का वीडियो है वो बना दिया जाए। तो मैं वही करने जा रहा हूँ। मतलब सैंपल पेपर जो सेट 1 है उसका मैं सॉल्यूशन वीडियो बना दे रहा हूँ। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे आपको मैं दिया हुआ है, आप जैसे स्क्रीन पे देखिएगा, ठीक है, आप स्क्रीन पे देखिएगा। वहाँ पे पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ एक्टिव इम्यूनिटी। ठीक है, लेकिन सबसे पहले यहाँ बात आया है कि एक्टिव इम्यूनिटी क्या है। एक्टिव इम्यूनिटी तो सुनिए अच्छे से। एक्टिव इम्यूनिटी उस इम्यूनिटी को बोलेंगे जो हमारे बॉडी के अंदर ऑलरेडी प्रिपेयर्ड है एंटीबॉडी। जैसे अभी मान लीजिए हमारे पास में जो वैक्सीन आया है वो कोरोना का वैक्सीन है। अब ये कोरोना का वैक्सीन हम लोग जैसे हम लोग इंजेक्ट करते हैं तो इसके वैक्सीन के अंदर में पता होता है कि डेड वायरस पाया जाता है। डेड वायरस मतलब जो वैक्सीन बना हुआ कोरोना का जो वैक्सीन बना हुआ है उस कोरोना के वैक्सीन के अंदर में डेड कोरोना वायरस ही वहां पे इंक्लूड किया गया है। अब लिसन, जो डेड कोरोना वायरस है, इस डेड कोरोना वायरस को हमारा जो बी लिम्फोसाइट है, आप लोग पढ़ ही चुके हो, बी लिम्फोसाइट, ये बी लिम्फोसाइट इसको रिकॉग्नाइज करके फिर क्या बनाएगा, वो एंटीबॉडी बनाता है। एंटीबॉडी बनाता है। तो ये एंटीबॉडी बन कहाँ रहा है, ये एंटीबॉडी हमारे बॉडी के अंदर में ही बन रहा है। ये एंटीबॉडी हमारे बॉडी के अंदर में ही बन रहा है। इसका मतलब ये हुआ वैसा इम्यूनिटी जो हमारे बॉडी के अंदर में ऑलरेडी बन रहा है। और बन कौन रहा है, एंटीबॉडी बन रहा है, तो हमारे बॉडी के अंदर में बन रहा है, उसको हम बोलते हैं एक्टिव इम्यूनिटी। और पैसिव इम्यूनिटी उस इम्यूनिटी को बोलेंगे जो हमको बनाया इम्यूनिटी ऑलरेडी मिल रहा है। जैसे स्नेक वाइट, जैसे किसी को सांप डस लेता है तो हमारी बॉडी के अंदर उतनी कैपेबिलिटी नहीं होता है कि वो इंस्टेंट एंटीबॉडी बना सके। इसीलिए हम बाहर से जो बनाया ऑलरेडी प्रिपेयर्ड एंटीबॉडी होता है उसको हम लेते हैं। जैसे मदर मिल्क, जो मदर का फर्स्ट मिल्क होता है इसको हम कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं, वो कोलेस्ट्रॉल भी होता है जो कि ऑलरेडी बनाया एंटीबॉडी। आपको पता है उसके पास एंटीबॉडी होता है IgA, है ना। जो मदर का फर्स्ट मिल्क होता है उसके पास एक एंटीबॉडी होता है, उसको हम बोलते हैं IgA। IgA जो होता है वो ऑलरेडी बनाया हुआ होता है, मदर के मिल्क के पास ऑलरेडी रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसा आपको ऑप्शन दिया हुआ है, 4 ऑप्शन दिया है। पहला ऑप्शन वैक्सीनेशन है, दूसरा कोलेस्ट्रॉल है, तीसरा रेडीमेड और एंटीबॉडीज है, और ऑप्शन नंबर डी ऑल सभी। तो यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा ए, ऑप्शन हो जाएगा वैक्सीनेशन। फिर कोलेस्ट्रॉल तो ऑलरेडी बनाया है, रेडीमेड एंटीबॉडीज होता है, पैसिव इम्यूनिटी है, ऑल हो गए, तो इसका आंसर हो गया 1। मतलब पहला का आंसर जो हो गया 1 हो गया। ठीक है, आप लोग चेकआउट कर लीजिएगा अच्छे से, आपकी स्क्रीन पे ऑलरेडी क्वेश्चन दिख रहा होगा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, द एंटीबॉडी मॉलिक्यूल कैन बी रिप्रेजेंटेड एज। तो एंटीबॉडी मॉलिक्यूल कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इसका भी ऑप्शन हो जाएगा ए। एंटीबॉडी का रिप्रेजेंटेशन होता है H2L2। ये इंपॉर्टेंट है, ये हम क्लास में ऑलरेडी करा चुके हैं, सबके बारे में बताइए सारा चीज। ठीक है, देख लीजिएगा ऑप्शन नंबर। तो चलिए नेक्स्ट आते हैं हम लोग तीसरा नंबर। और तीसरा नंबर सवाल है, ह्यूमरल रिस्पॉन्स इज एसोसिएटेड विद। लिसन, हमारे पास में 2 रिस्पॉन्सेस आते हैं। ठीक है, पहला जो होता है वो होता है ह्यूमरल रिस्पॉन्स, और दूसरा जो होता है वो होता है सेल मेडिएटेड रिस्पॉन्स। ठीक है, तो हमको बोला गया कि ह्यूमरल रिस्पॉन्स जो होता है वो किससे एसोसिएट करता है। सुनिए, ये जो ह्यूमरल रिस्पॉन्स होता है ना वो एंटीबॉडी मॉलिक्यूल रिस्पॉन्स होता है ह्यूमरल रिस्पॉन्स। और सेल मेडिएटेड रिस्पॉन्स जो होता है वो होता है टी लिम्फोसाइट के साथ, टी सेल्स के पास में, और ह्यूमरल जो होता है वो बी के पास में होता है। तो इसके हिसाब से इसका ऑप्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा डी। ठीक है, मतलब डी का ऑप्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा डी। क्लियर है, आप लोग स्क्रीन पे फोकस कीजिएगा, स्क्रीन पे आप लोग क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा, डोंट फॉरगेट। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 आगे 4 में क्या है, सेल मेडिएटेड रिस्पॉन्स इज एसोसिएटेड विद। किससे होता है सेल मेडिएटेड, अभी तुरंत बताएं। सेल मेडिएटेड होता है किससे होता है, टी सेल के साथ में होता है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी। बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे। चलिए अब आता है क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 में इंटरफेरॉन्स आर सिक्रीटेड बाय। देखिए
मान लीजिए मेरे पास एक सेल है, इसके ये सेल है, इसके अगल बगल भी सेल होगा, इसके अगल बगल भी सेल होगा। अब किसी भी कारणवश ये जो बीच वाला सेल है, ये बीच वाला सेल को अटैक कर लिया वायरस ने, वायरस ने अटैक कर लिया। और वायरस अटैक करेगा तो हम जानते हैं कि वायरस जो होता है वो आउटसाइड द लिविंग होस्ट, आउटसाइड द लिविंग बॉडी डेड होता है, और जैसे ही वो एक लिविंग बीइंग के अंदर में आ जाएगा, वो लिविंग बीइंग का मेटाबॉलिज्म को यूज करेगा, और यूज करने के बाद में वो खुद अपना नंबर इंक्रीज करेगा हमारे सेल्स के थ्रू। ठीक है, तो वायरस जो है हमारा इसको इन्फेक्ट कर लिया, इसको इन्फेक्ट कर देने के बाद में ये वायरस अपना मल्टीप्लिकेशन करेगा इस सेल के अंदर में। ठीक है, अब ये सेल जो है मतलब वायरस को मल्टीप्लाई करने में हेल्प करेगा, साथ ही एक केमिकल रिलीज करेगा, ये एक केमिकल रिलीज करेगा, उस केमिकल को हम बोलते हैं इंटरफेरॉन, उस केमिकल को बोलते हैं इंटरफेरॉन। तो जो इंटरफेरॉन होता है वो इन सारे को मैसेज दे देता है कि मैं जो ये बीच वाला सेल है ये ब्रस्ट होने वाला है, ताकि जो वायरस इसके अंदर पड़ रहा है वो अपने नंबर को बढ़ा ना पाए, वो इंक्रीज ना कर पाए। ठीक है, तो इंटरफेरॉन का मेन मकसद ये होता है कि इस जो इन्फेक्टेड सेल है, ये जो इन्फेक्टेड सेल है, इस इन्फेक्टेड सेल के अगल बगल जितने भी सेल्स होते हैं वो सेल को बचा ले और ये खुद ही अपने आप को किल कर ले। ठीक है, तो इंटरफेरॉन रिलीज कब होता है? जब किसी भी सेल को वायरस अटैक करता है, तो वायरस के अटैक की वजह से, वायरस के अटैकिंग के वजह से इंटरफेरॉन रिलीज होता है। तो क्या है ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पे, तो इंटरफेरॉन्स आर सीक्रेटेड बाय, तो यहाँ पे हो जाएगा वायरस इन्फेक्टेड सेल, वैसा सेल जो वायरस इन्फेक्ट हो चुका है वो इंटरफेरॉन रिलीज करेगा। इसका मतलब 5 का आंसर हो जाएगा डी, 5 का आंसर हो जाएगा डी। अच्छे से देखिएगा, ठीक है, 5 का आंसर डी हो जाएगा। आपकी स्क्रीन पे ऑलरेडी मैं बार-बार बता रहा हूं, आपकी स्क्रीन पे हमेशा आएगा ये चीज। ठीक है, अच्छा पहला सिर्फ 6 नंबर क्वेश्चन है, सेकेंडरी इम्यून रिस्पांस इज। अच्छा, सेकेंडरी इम्यून रिस्पांस इज, इसका आंसर जाएगा फास्टर बी, क्योंकि पहला इम्यून रिस्पांस जो होता है, पहला इम्यून रिस्पांस जो होता है वो इम्यून रिस्पांस जो पहला होगा वो बहुत स्लोअर होता है, जो फर्स्ट इम्यून रिस्पांस होता है बहुत स्लो होता है। ठीक है, और सेकेंड इम्यून रिस्पांस जो होता है फास्ट होता है। ऐसे होता है क्योंकि सबसे पहले हमको उस वायरस के लिए, उस बैक्टीरिया के लिए भी जो भी पैथोजन हमारे बॉडी के अंदर एंटर कर चुका है उसके लिए हमको एंटीबॉडी बनाना पड़ता है। तो एंटीबॉडी को बनाने के लिए हमको कुछ समय का जरूरत पड़ता है, कुछ टाइम रिक्वायरमेंट होता है, सो दैट कि एंटीबॉडी बन जाए और जो भी पैथोजन हमारे अंदर एंटर किया हुआ है वो किल कर जाए। ठीक है, और जब भी सेम, अगर वही सेम वायरस है तो सेम वेक्टर दोबारा हमारे बॉडी के अंदर एंटर करेगा तो बहुत फास्ट अटैक करेगा। ठीक है, बहुत फास्ट अटैक करेगा। इसका एग्जांपल आप पढ़ चुके हो क्लास 11 में। ठीक है, उस बीमारी का नाम है फॉर्टिलिस। ठीक है, इराइथ्रोब्लास्टोसिस फॉर्टिलिस, आरएच एंटीजन की वजह से हो रहा था। ठीक है, तो एंटीजन आप लोग समझ गए होंगे इसके बारे में। तो इसका आंसर लगेगा, मतलब 6 का आंसर हो जाएगा बी, फास्टर। चलिए ठीक है, नेक्स्ट प्रोसीड करते हैं हम लोग। नेक्स्ट है इनेट इम्यूनिटी मींस, इनेट इम्यूनिटी मींस, तो इनेट इम्यूनिटी क्या होता है? इनेट इम्यूनिटी उस इम्यूनिटी को बोलते हैं जो हमको बाय बर्थ मिला हुआ होता है, मतलब हमारे मदर फादर से जो डायरेक्टली इनहेरिट हो चुका होता है, हमारे पास जो आया हुआ होता है उसको हम बोलते हैं इनेट इम्यूनिटी। तो इनेट इम्यूनिटी जो होता है वो बाय बर्थ होता है। तो इम्यूनिटी बाय बर्थ, हाँ, इसका ऑप्शन हो जाएगा 7 का हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, क्लियर? 7 का ए, 8 का, हाँ देखिए यहाँ पे 8 दिया हुआ है, द इम्यूनोग्लोबुलिन 8, द इम्यूनोग्लोबुलिन that can pass through placenta। लिसन, ये मदर का बॉडी है, ये प्लासेंटा है, ये बेबी है। ठीक, इसको हम बोल रहे हैं मदर बॉडी, समझिए अच्छे से, मदर बॉडी, ये है फीटस, और इसको बोल लेते हैं ये है प्लासेंटा। ठीक है, इसको बोल लेते हैं प्लासेंटा। तो मदर की बॉडी के पास जितने भी टाइप के एंटीबॉडी होते हैं, एंटीबॉडी कितने टाइप के होते हैं? 5 टाइप के एंटीबॉडी
5 टाइप के एंटीबॉडी मदर के पास रहता है। अब जो बेबी है, इस बेबी के पास में एंटीबॉडी बन रहा होता है, ठीक है, इसके पास पहले से एंटीबॉडी रहता है। तो यहाँ बोला जा रहा है कि कौन सा ऐसा एंटीबॉडी होता है जो मदर की बॉडी से प्लासेंटा को क्रॉस करके, प्लासेंटा को क्रॉस करने के बाद वो फीटस के पास आ सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे बोला गया है, कहाँ बोला गया, हाँ, द इम्यूनोग्लोबुलिन दैट कैन पास थ्रू प्लासेंटा, ठीक है। तो ये होता है आईजीएम, ठीक है। 8 का आंसर हो जाएगा ए, क्लियर, 8 का हो जाएगा ए, चलिए ठीक है। 9 का हो जाएगा अच्छा, एलर्जिक रिएक्शन में कौन सा एंटीबॉडी रिलीज होता है, तो एलर्जिक रिएक्शन में एंटीबॉडी रिलीज होता है आईजीई, मतलब 9 का हो जाएगा यहाँ पर सी, 9 का हो जाएगा सी, ठीक है। 10 में देखते हैं, 10 में बोला गया कौन सा ऐसा इम्यूनोग्लोबुलिन है जो मदर के मिल्क में, फर्स्ट मिल्क में मिलता है, तो 10 का आंसर हो जाएगा आईजीए, आईजी कहाँ पे दिया हुआ है, 10 आईजीए, 10 का ऑप्शन हो जाएगा डी, ठीक है। मदर के मिल्क के पास में आईजीए होता है एंटीबॉडी। ट्यूमर, आर, ट्यूमर्स क्या होते हैं, ट्यूमर्स क्या होते हैं, यहाँ पे ऑप्शन फर्स्ट है ग्रुप ऑफ सेल्स हु हैव लॉस्ट द प्रॉपर्टी ऑफ कांटेक्ट इनहिबिशन, दूसरा है ग्रुप ऑफ सेल्स हैविंग प्रॉपर्टी ऑफ कांटेक्ट इनहिबिशन, ग्रुप ऑफ सेल्स हैविंग स्पेसिफिक फंक्शन, ग्रुप ऑफ सेल्स हैविंग जनरल फंक्शन। तो इसका आंसर हो जाएगा 11 का आंसर हो जाएगा ए, ग्रुप ऑफ सेल्स हु हैव लॉस्ट द प्रॉपर्टी ऑफ कांटेक्ट इनहिबिशन, यस, इसका ऑप्शन हो जाएगा ए, 11 का ए हो जाएगा, ठीक है। टाइप्स ऑफ ट्यूमर, टाइप्स ऑफ ट्यूमर, ट्यूमर 2 टाइप का होता है, ट्यूमर जो होता है वो 2 टाइप का होता है, एक होता है उसको बोलते हैं बेनाइन ट्यूमर, और दूसरा ट्यूमर होता है उसको बोलते हैं मैलिग्नेंट ट्यूमर, मैलिग्नेंट ट्यूमर, ठीक है। पहला होता है बेनाइन ट्यूमर, दूसरा होता है मैलिग्नेंट ट्यूमर। तो टाइप्स ऑफ ट्यूमर में आंसर हो जाएगा बोथ, 12 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, क्लियर। नेक्स्ट, एक्सेसिव एंड लॉन्गर कंजप्शन ऑफ अल्कोहल ड्रग, यहाँ बोला जा रहा है कि जो अधिक अमाउंट में अल्कोहल का यूज करता है, जो बहुत ही हाई अमाउंट में अल्कोहल का यूज करता है, तो उसकी बॉडी में क्या क्या चेंजमेंट हो सकती है। देखिए, सबसे पहले हमको पता है कि जो अधिक एक्सेसिव अमाउंट में अल्कोहल का यूज करता है उसको लीवर सिरोसिस हो जाता है। लीवर सिरोसिस क्या होता है, तो लीवर सिरोसिस में जो लीवर का फंक्शन जो होता है वो चेंज जाता है, ठीक है। इसमें हम बाद में इसको क्वेश्चन करने के बाद में स्केयर टिश्यू ऐड कर देते हैं। तो लीवर सिरोसिस पहले तो रेस्पिरेटरी फेलियर, हार्ट फेलियर ये होता है, सेरेब्रल हेमोरेज बिल्कुल होता है, मतलब 13 का आंसर हो जाएगा डी, 13 का आंसर हो जाएगा डी, चलिए ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर आते हैं 14 पे। तो क्वेश्चन नंबर 14 जो होता है वो क्या दिया, एलिसा इज बेस्ट ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ, ठीक है। एलिसा का फुल फॉर्म क्या होता है, सबसे पहले ये बताइए, एलिसा का फुल फॉर्म होता है क्या होता है, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो सॉर्बेट एसे, ठीक है। क्या होता है, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो सॉर्बेट एसे होता है एलिसा का फुल फॉर्म। और ये एलिसा का फुल फॉर्म जो एलिसा के यूज जो करते हैं मेनली एड्स के टेस्ट में करते हैं। दूसरा, एड्स के टेस्ट में जो करते हैं साथ साथ इसको कैंसर को पहचानने के लिए भी किया जाता है, मतलब कोई भी बीमारी को हमको पहचानना है तो उसको पहचानने के लिए सबसे अर्ली स्टेज जो होता है, सबसे पहला स्टेज में हमको पहचानना होता है, तो हम उस समय में एलिसा का यूज करते हैं, ठीक है। तो एलिसा का यूज जरूरी नहीं है कि एड्स में ही करते हैं, कैंसर में भी कर सकते हैं। कब, जब हमको कैंसर का अर्ली स्टेज रहेगा और उस समय हमको पहचानना रहेगा कैंसर हमको है नहीं, तो हम एलिसा का यूज करते हैं। और एलिसा किस पे डिपेंड करता है, तो एलिसा जो होता है वो करता है एंटीजन प्लस एंटीबॉडी इंटरेक्शन, एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन के बेसिस पे काम करता है, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा एंटीजन, मतलब 14 का हो जाएगा ए, क्लियर। कहीं दिक्कत होगा तो कमेंट कीजिएगा, वहाँ पे आपको आंसर उसका मिल जाएगा।
आप लोग स्क्रीन पे देखिएगा, लगातार नोट कर दिया बनेगा। विडाल टेस्ट, तो विडाल टेस्ट कब करते हैं? विडाल टेस्ट जो होता है, अगर किसी को टाइफाइड हो चुका होता है तो टाइफाइड का पता लगाने के लिए हम विडाल टेस्ट करते हैं, ठीक है। टाइफाइड के बारे में पता है, इसमें 106 डिग्री फ़ारेनहाइट का बुखार आता है। इसका लास्ट स्टेज जो होता है वो होता है इंटेस्टाइनल परफोरेशन। इंटेस्टाइनल परफोरेशन मतलब होता है कि जो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन है उसमें छोटे छोटे छेद हो जाते हैं, उस डिजीज को हम बोलते हैं इंटेस्टाइनल परफोरेशन, जो कि लास्ट स्टेज होता है टाइफाइड का, ठीक है। आपको पता ही है कि टाइफाइड का जो कॉजेटिव एजेंट है वो साल्मोनेला टाइफी या फिर साल्मोनेला टाइफिनेरियम, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। तो विडाल टेस्ट जो होता है, विडाल टेस्ट वो हम टाइफाइड को पहचानने के लिए करते हैं, क्लियर। विडाल टेस्ट टाइफाइड को पहचानने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्या हमारे पास है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, ठीक है। डीएनए 16 क्वेश्चन नंबर 16 देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, इसका आंसर हो जाएगा बी। क्या होता है? डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म, डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म। आपको पता है कि दुनिया में जितने भी ह्यूमन बीइंग पाए जाते हैं उनके डीएनए 99.9% डीएनए मैच करता है, सारे के सारे लोग का 99.9% डीएनए मैच करता है। जो मैच नहीं करता है वो 0.1% होता है, और यही 0.1% हमको सजेस्ट करता है कि मतलब कोई भी इंडिविजुअल आदमी का जो क्वालिटी होता है वो 0.1% डीएनए पे डिपेंड करता है, ठीक है, क्लियर। और जो 99% इसका सीक्वेंस होता है, सीक्वेंस अलग अलग होता है, लेकिन डीएनए जो होता है सारे एक सेम होता है। डीएनए के पास सीक्वेंस मतलब एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थाइमिन, इन सब का जो सीक्वेंस होता है वो चेंज होता है, बाकी सब कुछ सेम रहता है, ठीक है। तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग जो होता है वो डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म पे बेस्ड है। 16 का आंसर हो जाएगा बी। अच्छा 17 कोडॉन इज एसोसिएटेड विद, तो कोडॉन किससे एसोसिएट करता है? देखिए हमको पता है कि जो एमआरएनए होता है, ये एमआरएनए कहाँ बनता है? न्यूक्लियस पे बनता है, ठीक है। एमआरएनए न्यूक्लियस बनता है, किस प्रोसेस से बनता है? इसको बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस। तो ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस के थ्रू एमआरएनए बनता है न्यूक्लियस के अंदर, ठीक है। अब एमआरएनए के पास होता है कोडॉन, और कोडॉन जो होता है वो किस फॉर्म में होता है? ट्रिपलेट का फॉर्म होता है। कोडॉन जो होता है वो ट्रिपलेट का फॉर्म होता है, ठीक है। यहाँ बोला गया है कि द टर्म कोडॉन इज एसोसिएटेड विद, किससे एसोसिएट करता है? कोडॉन टर्म जो होता है वो टीआरएनए के साथ में एसोसिएट करता है, क्लियर। टीआरएनए का पूरा नाम होता है ट्रांसफर आरएनए, ठीक है। ट्रांसफर आरएनए जो कि एमिनो एसिड को पकड़ कर लेके आता है, कब? जब ट्रांसलेशन प्रोसेस चल रहा होता है तब, क्लियर हो गया, ठीक है। तो कोडॉन जो होता है वो टीआरएनए के साथ में एसोसिएट करता है, मतलब 17 का आंसर हो जाएगा ए, ठीक है। 17 का आंसर हो जाएगा ए। फिर है 18, क्वेश्चन नंबर 18 में क्या बोला गया है? इनिशिएशन कोडॉन AUG, इनिशिएशन कोडॉन को पता है कि हमेशा AUG होता है, ठीक है। तो इसमें से कौन सा एमिनो एसिड को कोड करता है? तो होता है मेथियोनिन, ठीक है। तो क्लियर, इनिशिएशन कोडॉन AUG जो होता है मेथियोनिन को कोड करता है, चलिए ठीक है। तो 18 का आंसर हो जाएगा डी, ठीक। 19 क्वेश्चन है, टोटल नंबर ऑफ एमिनो एसिड्स आर, तो हमारे बॉडी में टोटल नंबर ऑफ एमिनो एसिड्स जो होते हैं वो होते हैं 20, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। देखिए इसमें से बहुत सारा क्वेश्चन जो है वो क्लास 11 से रिलेटेड है, ठीक है। ये आप लोगों ने पढ़ा होगा बायोमॉलिक्यूल्स में, क्लास 11 का चैप्टर 9 है, बायोमॉलिक्यूल्स में पढ़ा होगा। इसमें दो टाइप का एसिड्स आता है, एसेंशियल एमिनो एसिड्स होता है, नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड्स होते हैं। जो एसेंशियल एमिनो एसिड्स होते हैं वो 8 होते हैं, नॉन एसेंशियल जो होते हैं वो 12 होते हैं,
ठीक है, ठीक 20 द प्रोसेस ऑफ रेप्लिकेशन प्रोसीड इन द डायरेक्शन ऑफ, देखिए डीएनए का जो डायग्राम होता है ऐसा होता है, ठीक है, एक तरफ होता है 5' और दूसरी तरफ होता है 3', फिर होगा 3', फिर होगा 5', मतलब ये होता है डीएनए का दोनों स्ट्रैंड जो होता है वो एंटी पैरेलल होता है, ठीक है। तो बोल रहा है जब डीएनए अपने आप को सिंथेसिस करेगा, जब डीएनए अपने आप कॉपी बनाएगा, मतलब डीएनए का रेप्लिकेशन होगा, ठीक है, तो किस मेथड से होता है, वो होता है सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन से होता है डीएनए का रेप्लिकेशन, ठीक है। इसको प्रूव करने वाला साइंटिस्ट का नाम था मेसेल्सन एंड स्टॉल, ठीक है, मेसेल्सन और स्टॉल ने इसको प्रूव किया था कि डीएनए जो होता है वो सेमी कंजर्वेटिवली अपने आप को रेप्लिकेट करता है। तो बोल रहा है कि डीएनए का जो नया डीएनए बन रहा होता है वो मेनली किस डायरेक्शन में काम करता है, तो वो काम करता है 5' to 3', इसको हम बोलते हैं लीडिंग स्ट्रैंड भी बोलते हैं, लीडिंग स्ट्रैंड भी बोला करते हैं, ठीक है, जहाँ से 5' से 3' की जो वर्क चलेगा उसको बोलते हैं लीडिंग स्ट्रैंड। और एक होता है लाइव स्ट्रैंड, तो लाइव स्ट्रैंड जिसको अपोजिट काम करना पड़ता है, तो अपोजिट काम करने के लिए ये जो होता है वो ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स फॉर्म करते हैं, क्लियर है। तो ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स को फिर जोड़ने के लिए फिर हम डीएनए लाइगेट का यूज करते हैं, डीएनए लाइगेशन का यूज करते हैं, ठीक है। तो 20 का ऑप्शन हो जाएगा 5' to 3', मतलब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए ठीक है, 20 का हो गया। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 21, सिंथेसिस ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल फ्रॉम आरएनए मॉलिक्यूल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बता दे रहा हूँ इसको अच्छे से। देखिए डीएनए से क्या बनता है, एमआरएनए बनता है, एमआरएनए से क्या बनेगा, प्रोटीन बनेगा, ये आप सभी को मालूम है, ठीक है। मैं चॉक से कर देता हूँ, चॉक कर लेता हूँ। देखिए तो डीएनए जब डीएनए से डीएनए बनता है तो इस प्रोसेस को आप नंबर 1 दे रहे हैं, ये नंबर 2 दे रहे हैं, यहाँ पे नंबर 3 दे रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे नंबर 1 जो होगा वो होगा रेप्लिकेशन, फिर नंबर 2 जो होगा वो होता है ट्रांसक्रिप्शन, नंबर 3 जो होगा वो होगा ट्रांसलेशन, ठीक है। ये किसके अंडर में आता है, ये आता है सेंट्रल डोग्मा मोलेक्युलर बायोलॉजी, गिवन बाय किसने दिया था इसको, सिर्फ क्रिक ने दिया था, कब दिया था, 1957 में दिया था, ठीक। लिसन, डीएनए से एमआरएनए बनेगा, दूसरा नंबर क्या कहना है, ट्रांसक्रिप्शन। लेकिन आप लोग को यहाँ पे क्वेश्चन में बोला गया है कि हमको आरएनए से बनाना है डीएनए, ठीक है, आरएनए से बनाना है डीएनए। देखिए जब डीएनए से एमआरएनए बन रहा है उस प्रोसेस को हम बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। तो अब यहाँ से उल्टा काम हो रहा है ना, मतलब एमआरएनए से डीएनए बन रहा है, डीएनए से एमआरएनए बनेगा ट्रांसक्रिप्शन, लेकिन एमआरएनए से डीएनए बनेगा, ये तो उल्टा काम चल रहा है। इसका सिंपल सा आंसर हो जाएगा रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, रिवर्स मतलब उल्टा, ट्रांसक्रिप्शन मतलब जो हो रहा है, मतलब एमआरएनए से जब डीएनए बनाएंगे तो उसको हम बोलेंगे रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। तो ये क्वेश्चन नंबर कितना था, ये क्वेश्चन नंबर 21 है, तो 21 का आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा बी, ठीक है। इसको अच्छे से देख लीजिएगा, इसमें बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, ठीक है, मिटा देना इसे, चलिए ठीक है, मिटा देना इसको अच्छे से। एमआरएनए से जब डीएनए बनेगा तो उसको हम बोलते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, चलिए ठीक है। आगे आगे मेरे पास क्या है, 22, क्वेश्चन नंबर 22। तो क्वेश्चन नंबर 22, इन विच फेज ऑफ द इंटरफेस द प्रोसेस ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन टेक्स प्लेस। तो डीएनए जो होता है वो एस फेज में अपने आप को फॉर्म करता है, एस फेज जिसको हम बोलते हैं सिंथेसिस फेज, सिंथेसिस फेज, जहां पे डीएनए का अमाउंट जो हो जाता है वो होता है डबल, और क्रोमोसोम का अमाउंट जो होता है वो कांस्टेंट होता है, मतलब
डीएनए को लिखते हैं 2C और क्रोमोसोम को लिखते हैं 2N। तो डीएनए जो होगा 2C से 4C हो जाएगा, क्रोमोसोम को हो जाएगा 2N का 2N ही रहेगा, मतलब ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट है। बस डीएनए का अमाउंट डबल होता है, बाकी क्रोमोसोम का नंबर होता है वो कांस्टेंट होता है, फिक्स होता है। क्या चलिए तो किसमें हो जाएगा, एस में 22 का आंसर हो जाएगा 1, 22 का आंसर हो जाएगा 1। ठीक है, तो 22 का 1 ए। ठीक है, 23 क्वेश्चन नंबर 23 क्या है, द फेनोमेनन ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंस इज ऑब्जर्व्ड इन, वाह। तो देखिए ये चैप्टर जो होते हैं थोड़े कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, मतलब जो आपका है प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस जो होता है वो ब्लड ग्रुप में भी होता है, ह्यूमन स्किन कलर में भी होता है, स्नैपड्रैगन में भी होता है, ऑल ऑफ देम, मतलब इसका आंसर आएगा 23 का डी। ठीक है, 23 का डी। ठीक है, 4 का ऑप्शन वैसे 24 है यहाँ पे, 24 का क्या जाएगा, फेनोटाइपिक रेशियो ऑफ डायहाइब्रिड क्रॉस, डायहाइब्रिड क्रॉस का बोला है फेनोटाइपिक रेशियो। हमारे पास में दो टाइप के रेशियो होते हैं, पहला होता है फेनोटाइपिक रेशियो और दूसरा होता है जीनोटाइपिक रेशियो। ठीक है, फेनोटाइपिक रेशियो उस रेशियो को बोलते हैं जो हमको बाहर से जो भी चीज दिखाई देता है, जैसे मेंडल एक्सपेरिमेंट क्या था, मेंडल के एक्सपेरिमेंट में जो F2 जनरेशन था उस F2 जनरेशन में क्या था 3:1 आया था, मतलब 3 टॉल प्लांट था और 1 जो था वो शॉर्ट प्लांट और ड्वार्फ प्लांट था। हमको बाहर से दिखाई दे रहा था कि 3 जो होते हैं वो टॉल प्लांट होते हैं और एक जो होता है ड्वार्फ, लेकिन जब इसका जीनोटाइपिक रेशियो दिखाएगा तो 1:2:1 आया, क्योंकि दो टॉल प्लांट थे। ठीक है, इसके पास टी था और एक क्या था टी था और इसके पास क्या था टी था। तो देखिए जीन में चेंजमेंट आता है उसको जीनोटाइपिक रेशियो बोलते हैं और उसके अपीयरेंस में चेंज आता है उसको बोलते हैं फेनोटाइपिक रेशियो। तो बोल रहा है कि डाइहाइब्रिड क्रॉस का फेनोटाइपिक रेशियो क्या होता है, डाइहाइब्रिड क्रॉस का फेनोटाइपिक रेशियो होता है 9:3:1 होता है। ठीक है, तो इसका 24 का ऑप्शन हो जाएगा डी। डी में देखिए थोड़ा सा ऑप्शन गलत है, यहाँ पे ऑप्शन दिया है 9:3:1 दिया है, ये नहीं होता है, आपका करेक्ट ये होता है। ठीक है, इसको मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता हूँ, देखिए कैसे होता है, कैसे होता है देखिए अच्छे से। जो मोनोहाइब्रिड क्रॉस है, मोनोहाइब्रिड क्रॉस का जो फेनोटाइपिक रेशियो होता है वो 3:1 होता है। अब डाइहाइब्रिड क्रॉस का आएगा तो 3:1। अब 3 से 3 को मल्टीप्लाई कीजिए 9:2, 3 से 1 को मल्टीप्लाई कीजिए 3:1 को 3 से कीजिए 3:1 कीजिए 1 कितना है 9:3:3:1 आया। ठीक है, ये करेक्ट होगा 9:3:3:1, ये ऑप्शंस के लिए रॉन्ग है। ठीक है, वो उसको जैक बोर्ड उठा लेंगे।